देखिए तो जरा कॉपी। पिछले क्लास में आप सीख रहे थे कि ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 2 मिनट का एक छोटा सा बात है, जिसके बाद मैथमेटिकल टूल से इसका स्टार्ट होगा। जैसे एक और क्वेश्चन लिखिए तो सभी लोग 600 मिलीग्राम, 630 मिलीग्राम, 630 मिलीग्राम HNO3 कितना मोल होगा? बनाइए तो। छः सौ तीस मिलीग्राम, 630 mg। आप ग्राम को मोल में आसानी से बदल सकते हैं, मिलीग्राम से डायरेक्ट मोल पर नहीं जा सकते हैं आप। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि मिलीग्राम को ग्राम में बदल लीजिए। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? 1000। उस हिसाब से चेंज कर लीजिए, बना दीजिए आप। 630 मिलीग्राम HNO3 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 630/1000 ग्राम HNO3। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये कितना हो जाएगा? 0.63 ग्राम नहीं हो जाएगा? और ग्राम को मोल में बदलने के लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है HNO3 का? 63। कितना आ जाएगा? 1/100। 0.01। तो ग्राम को मोल में बदल सकते हैं। मिलीग्राम दिया हुआ था तो मिलीग्राम को हम पहले ग्राम में बदल दिए, ग्राम से मोल में चले गए। और एक फाइनल बात है इसका, मिटा दो इसे। वन मोल बराबर होता है 10 डेसीमोल। ये बराबर होता है 100 सेंटीमोल। और ये बराबर होता है 1000 मिलीमोल। आप इन बातों को भी लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन मोल डेसीमोल में, सेंटीमोल में, मिलीमोल में भी होता है। तो मोल के साथ इसका रिलेशन यदि आपको पता नहीं रहेगा तो आप उलझ जाएंगे वहां पर। हाउ टू कन्वर्ट ग्राम इंटू ग्राम इक्विवेलेंट। पिछले क्लास में हम लोग ग्राम को मोल में बदलना सीखे थे। अभी हम लोग सीखेंगे ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना। ये भी बता चुके हैं क्या? आपके कॉपी में लिखा हुआ नहीं था जी, देखें किसका कॉपी था। हम्म, अच्छा हो चुका है। एक्चुअली में आपका कॉपी देखिए उसमें था नहीं, तो हमको लगा नहीं हुआ है। चलिए ये सीख ही चुके हैं तो इसको मिटाते हैं। यहां पर भी एक बात नोट करके आप लिख लीजिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है 1000 मिली इक्विवेलेंट।
ये दो तीन बातें आपको आगे के लिए हेल्प करेगी। अच्छा ये बताइए, किसी भी सब्सटेंस का मोल और ग्राम इक्विवेलेंट कब बराबर हो जाएगा आपस में? जब n फैक्टर का मान 1 हो, क्योंकि जब n फैक्टर का मान 1 होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट आपस में बराबर होगा। मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट आपस में बराबर होगा। ग्राम को मोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं और ग्राम को ही ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं। जब दोनों का मान आपस में बराबर हो जाएगा तो वैसी स्थिति में मोल और ग्राम इक्विवेलेंट दोनों केमिकल यूनिट आपस में सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये दो बात और लिखना है नोट में। इफ n फैक्टर is 1, then molecular weight is equal to equivalent weight। यदि n फैक्टर का मान 1 हो तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, और इसीलिए ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के। मतलब दोनों केमिकल यूनिट आपस में समान हो जाता है जब n फैक्टर का वैल्यू 1 होता है। देखिए इधर केमिस्ट्री में 4 स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। उसका ग्राफ, उसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए, नहीं तो आप जहाँ तहाँ थ्योरी में उलझेंगे। और ये 5 मिनट का काम है जिसको हम लोग कर लेंगे। हम कंप्लीट मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि उतना मैथमेटिक्स हम भी नहीं जानते, सब भूल भाल चुके हैं। जितना ज़रूरत है उस हिसाब से हम आपको बता देते हैं और उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। सम इम्पोर्टेंट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। पहला y इज इक्वल टू एम एक्स, दूसरा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तीसरा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, और चौथा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये चारों का चारों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहां पर टोटल 4 टर्म का यूज हुआ है। x का और y का। एक्स वाई एक वेरिएबल टर्म है।
यहाँ पर टोटल 4 चीज को हम डिस्कस किए हैं सभी इक्वेशन में, एक्स, वाई, एम और सी। देखिए ये सब चारों है क्या? एक्स वेरिएबल कोई भी टर्म हो सकता है, वाई वेरिएबल कोई भी टर्म हो सकता है, एम जो है यह कांस्टेंट है और यह स्लोप है स्ट्रेट लाइन का, और सी जो है यह वाई इंटरसेप्ट है। ग्राफ पर समझिए ये सब क्या है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, m and c are constant where m is slope, और आप याद कीजिए यही स्लोप ना टेन थीटा हुआ करता है, और c को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इन सभी बातों को लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम सारे इक्वेशन पर काम करेंगे। हो गया, लिख लिए? तो सबसे पहला इक्वेशन y बराबर एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और यह स्ट्रेट लाइन पास कहां से करेगा? ओरिजिन से। बात नहीं कीजिए, बात कर रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, अभी बात कीजिएगा। बाद में जब आएगा ना थ्योरी में ये, तो पूछिएगा ऐसे कैसे हो गया। देखिए पहला ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स। सबसे पहले आप x एक्सिस खींच लीजिए, y एक्सिस खींच लीजिए। ये ओरिजिन है जहां पर x भी 0 है और y भी 0 है, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये ऐसा है जो ओरिजिन से पास करेगा। तो ओरिजिन से पास कराइए, x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है। x एक्सिस के साथ ये जो भी एंगल बना रहा है थीटा, इसी का 10 वैल्यू निकाल लीजिए, यही 10 वैल्यू m कहलाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। किसी का स्लोप ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, वो मैटर करता है कि ये जो एंगल है वो कैसा है। थोड़ा नीचे है तो ढाल थोड़ा कम है, मतलब स्लोप थोड़ा कम है, ऊपर है तो स्लोप थोड़ा ज़्यादा है। तो टेन थीटा उस वैल्यू को लगातार बताता रहेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर थीटा का वैल्यू 45 हो जाए, 45 डिग्री, तो 1045 कितना होता है? 1045 1 होता है। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि m का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इस स्थिति में y जो है वह x के बराबर हो जाएगा? इस बात को थोड़ा समझिए कि इसका क्या मतलब क्या है इसका। देखिए हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पर हम दोनों कोऑर्डिनेट को देखते हैं। जैसे x पर यदि हम जाएं तो x का वैल्यू यहाँ पर इतना है, और इसी पॉइंट पर यदि हम y वैल्यू को देखें तो y इतना है। ऐसा आपको नहीं लगता है कि यहाँ से लेकर यहाँ का वैल्यू और यहाँ से लेकर यहाँ का वैल्यू आपस में बराबर है? हाँ या ना? फिर आप क्या कीजिए कि x को थोड़ा और बढ़ाइए। मान लीजिए इस पॉइंट पर ये कहीं यहाँ पर टच कर रहा है, तो यदि हम इसको नीचे करें और फिर इसको इधर करें, तो एक बार फिर से x और y आपस में बराबर आता दिखेगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि 10 जब 45 होगा, तो ऐसी स्थिति में जितना से आप x को बढ़ाइएगा उतना से ही y बढ़ेगा, और इस स्थिति में ये प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। x जो होता है y के प्रोपोर्शनल होता है या y x के प्रोपोर्शनल होता है। कौन किस पर डिपेंड करता है वो सब जब रियल इक्वेशन पढ़ेंगे आप कभी केमिस्ट्री का, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मैथमेटिक्स वाले सर आपको और बेहतर तरीके से इसको समझा सकते हैं।
लेकिन जितना का ज़रूरत है हम उतना का बात कर रहे हैं। अब किसी के दिमाग में आ जाएगा कि सर ये नीचे थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं जाएगा। देखिए जाएगा कि नहीं जाएगा, मैथ में जाएगा, हो सकता है केमिस्ट्री में ना जाए। अब आप कहेंगे कि सर जब आप मैथमेटिकल टूल्स बता रहे हैं तो इसमें मैथ और केमिस्ट्री की क्या बात है? बात है। बात ऐसा है कि यहाँ पर x एक इमेजिनरी वैल्यू कुछ हो, हम मान लेते हैं कि कुछ हो है x, या इधर जो है x का वैल्यू पॉजिटिव है और इधर जो है x का वैल्यू निगेटिव है। तो मैथमेटिक्स वाले काम मैथमेटिक्स वाले लोग ये काम आराम से कर सकते हैं। लेकिन हम जब केमिस्ट्री पर काम करेंगे, मान लो कि हम एक्स एक्सिस पर मास को रख दिए, तो क्या मास जीरो के बाद निगेटिव होगा? तो हम उसकी बात नहीं कर सकते, वहाँ पर जाके बात रुक जाती है। तो इसीलिए जब प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे ना वहाँ इक्वेशन की, हम किसका ग्राफ खींच रहे हैं, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं। तो ओवरऑल इतना से आपका काम चल जाएगा। दूसरा बात देखिए, यदि ये स्लोप कम है ऐसे इस तरह से, तो ये एंगल जो है वो कम होगा, 30 15 समथिंग कुछ भी होगा, 10 वैल्यू कम आएगा, स्लोप कम है। आप इस पर देखिए कि इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x है और इस पॉइंट पर y कितना है, इतना। अब बताइए, तो y का वैल्यू कम है और x का वैल्यू ज़्यादा, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि x बढ़ रहा है तेजी से लेकिन y उतना तेजी से बढ़ नहीं रहा है? मतलब प्रोपोर्शनल है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा कुछ नहीं है। तो जब जब 1045 होगा y x के बराबर हो जाएगा क्योंकि स्लोप 1 हो जाएगा, और उस स्थिति में दोनों के बीच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध का मतलब है कि x जितना गुना बढ़ेगा y उतना गुना बढ़ेगा, और यदि 45 से कम या ज़्यादा रहे तो वैसी स्थिति में ये बराबर रेट से नहीं बढ़ता है, बराबर रेट से नहीं घटता है। यही बात एक्चुअली हम समझाना चाह रहे थे। तो इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ये मतलब था। अब यहाँ पर अब एक सिंपल चीज़ देखिए, जैसे हम यहाँ पर ये लेते हैं प्रेशर किसी गैस का और इधर ले लेते हैं वॉल्यूम। अब बताइए, प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा। तो ये पॉजिटिव स्लोप नहीं, वो निगेटिव स्लोप के साथ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर के साथ डायरेक्टली संबंध नहीं है, ये इनडायरेक्टली संबंध, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसी स्थिति में जब बातें, मतलब इस चीज़ को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो ना, तभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा होता है। जब परफेक्ट एक्स और परफेक्ट वाई हम रखेंगे तो उस जगह पर हम आपको बेहतर समझा पाएंगे कि इस मैथमेटिक्स की केमिस्ट्री क्या है। तो अभी आप सिर्फ y इजिकल टू एम एक्स को सीखिए, जहाँ पर x और y वेरिएबल है। आप देख रहे हैं x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वेरिएबल है, और ये स्लोप कांस्टेंट है। और ये स्लोप है कैसा? पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप है। निगेटिव स्लोप रहता तो ये नीचे भागता। तो y इजिकल टू एम एक्स का ग्राफ खींचिए। फिर से हम इसको खींच देते हैं, चूंकि कुछ ज़्यादा ही हम इसमें इधर उधर कर दिए। अभी जो जो बात हम बोले हैं ना, इसको तुम प्रैक्टिकली तब सीख पाओगे जब थ्योरी चलेगा और चीज़ें एकदम परफेक्टली उस पर आ जाएगी कि हाँ ये है x, ये है y। तो वहाँ पर सीखना बहुत आसान होता है। यहाँ पर इमेजिन कितना करते रहिएगा, x एक्सिस, y एक्सिस, ये स्लोप है, ये थीटा, यही टेन थीटा m होगा, और इसी को हम स्लोप कहते हैं। If theta is 45 degree, then slope is 1. ये था पहला ग्राफ। अब इसका दूसरा ग्राफ, दूसरा में क्या लिखे थे? y बराबर एम एक्स, वहाँ क्या लिखे हैं? y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी आ जाए तो ये जो c होता है ना, इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब ये कहीं ना कहीं ये y एक्सिस को कट करेगा। कट करेगा तो मान लीजिए कि यहाँ से कट किया, इस जगह से कट किया, तो ओरिजिन से लेकर ये y इंटरसेप्ट ही कौन सा वैल्यू कहलाता है? c। इसी को हम बोलते हैं c। और जो ग्राफ अभी यहाँ ओरिजिन से पास किया था वही ग्राफ कहाँ से पास करेगा?
वाई इंटरसेप्ट यहाँ से यदि पास मिटा दें इसको, इसी पर हम काम कर रहे हैं तो इसको मिटा देते हैं। अच्छा, स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर की तरफ भागेगा। तो यही ग्राफ हुआ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। ध्यान रहे c का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ये y इंटरसेप्ट ओरिजिन से उतना ही दूर होगा, और c का वैल्यू जितना कम होगा y इंटरसेप्ट ओरिजिन के उतना ही नजदीक होगा। अब आपके कहीं दिमाग में आ गया कि सर ये नीचे से कट जाए निगेटिव y से, वो मैं कह रहा हूं कि वो काम मैथमेटिक्स वाले हो सकता है कर दें, हम में पॉसिबल है या नहीं है ये परफेक्ट चीजों पर डिपेंड करेगा, जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन ये y इंटरसेप्ट यहाँ पर है, c वैसे भी प्लस c है तो पॉजिटिव c ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव y इंटरसेप्ट ही होगा। तो ये रहा c। अब देखिए इसका स्लोप देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन खींचना है x एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा थीटा, यही टेन थीटा क्या कहलाएगा, m यानी स्लोप। और 1045 यहाँ भी वही चीज़ देगा जो वहाँ दिया था। तो हर बार इस बात को लिखना नहीं है, इतना तो लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y। y इंटरसेप्ट जहाँ है वहाँ से ओरिजिन तक को ही हम c कहते हैं, और स्लोप ये थीटा से निकल जाएगा। सभी ग्राफ का अपना प्रैक्टिकल मीनिंग होता है, जो अभी नहीं समझ सकते आप, अभी सिर्फ थियोरिटिकल बात को देख लीजिए। जब प्रैक्टिकल इस पर काम करेंगे तो सब बात समझ में आ जाएगा कि कब y बराबर एम एक्स होगा, कब y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी होगा। हो गया यहां तक। इसका तीसरा ग्राफ देखिए, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। बाबू इस बार इस ग्राफ में स्लोप कैसा है, निगेटिव। स्लोप निगेटिव होगा तो ये ग्राफ वाले है क्या, ये देख लीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ग्राफ पास करेगा ओरिजिन से। बस अंतर यह है, वहां पर y इक्वल टू एम एक्स था पॉजिटिव स्लोप, यहाँ है y इक्वल टू माइनस एम एक्स निगेटिव स्लोप। ओरिजिन से वहां पर ऊपर की तरफ ग्राफ भागा था, इस बार नीचे की ओर निगेटिव स्लोप की ओर भागेगा। तो ये जो ग्राफ आएगा ये कुछ ऐसा आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ से ये निगेटिव भागेगा इस तरह से, ये जो एंगल बनेगा थीटा, और यही टेन थीटा स्लोप होगा, लेकिन ये वैल्यू इस बार आपको निगेटिव आएगा, माइनस एम। उतारिए। इस इक्वेशन की लगभग ना के बराबर जरूरत पड़ता है, लेकिन एक आध जगह जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको बता दी। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा आपको y इक्वल टू एम एक्स का, दूसरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, और तीसरा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का। ये सब ग्राफ को ढंग से समझ लीजिए, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ ग्राफ पर खत्म किया जा सकता है, आपका जो सिलेबस, और पूरा का पूरा यही है ही। और ग्राफ को यदि आप समझ लिए ना तो समझना बहुत आसान हो जाता है, फिर ज़्यादा लैंग्वेज का जरूरत नहीं पड़ता है। आपका जो चौथा इक्वेशन है यहाँ, यह है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिए सब कुछ सेम है, सिर्फ स्लोप कैसा है, निगेटिव। तो y इंटरसेप्ट वगैरह जो जानते हैं वही है, बस ये ग्राफ ऊपर की दिशा में ना जाकर ये ग्राफ नीचे की तरफ भागेगा, और ये जो एंगल बनेगा ये थीटा होगा, और ये स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो बाकी रेस्ट पार्ट को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ग्राफ में दोनों बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक इक्वेशन किसी एक ही चीज को सेटिस्फाई करेगा। एक बार फिर से वही बात की, ये c का वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा तो ग्राफ ऊपर से रहेगा, मतलब x के जीरो पर y एकदम पिक पर रहेगा। तो देखेंगे उसको।
तो ये 4 था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उसका ग्राफ, स्लोप वगैरह, वाई इंटरसेप्ट सब समझ चुके हैं आप। अब आइए लॉग टेबल पर, जो कि लास्ट बात है बेसिक का। अरे माधव, सबको एक लॉग टेबल दो तो। लॉग टेबल सबको दो, चंदन भैया को बोलो देने के लिए। सुनिए, केमिस्ट्री में यदि आप थ्योरी को ढंग से समझना चाहते हैं और सभी न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं, बिना लॉग के ऐसा कभी संभव नहीं है। लॉग टेबल जब तक आपको देखना नहीं आएगा, उसको ऑपरेट करना यदि आप नहीं जानते हैं, उसका सारा फॉर्मूला वगैरह नहीं जानते हैं, उसका रूल रेगुलेशंस क्या है ये सब नहीं समझते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और सबसे दिक्कत वाला बात यहाँ ये है कि लॉग टेबल जो है ना, लॉग ये एक मैथमेटिकल चीज है, लेकिन दिक्कत यह है कि मैथमेटिक्स में लोग नहीं बताते हैं जनरली इसको। और कई मैथमेटिक्स वाले टीचर ये कह देते हैं कि केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लीजिए। हम तो उनके भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा अपना अलग से ध्यान चलता है। जिनकी जो जिस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, चाहे मैथ हो फिजिक्स हो, हम बता देंगे जितना जरूरत पड़ेगा। तो अभी लॉग चलेगा, लॉग 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता है समझना सीखना। और उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसको मेंटेन करना होता है। एक बार सीख जाइएगा, 2 दिन के बाद फिर भूल जाइएगा। हो सकता है अभी आपको लग रहा होगा कि सर कुछ हो बोल रहे हैं, 2-3 दिन पढ़िए ना, आपको अपने एहसास हो जाएगा इस बात का। आज ही भर लॉग आप लोग के बैच में मिलेगा। दूसरे दिन से यदि आप लेना चाहते हैं तो जीरोक्स करवा लीजिएगा, फिर मिलेगा नहीं। दूसरा दिन से देंगे फिर लूट मार मचा देगा तुम सब। बहुत तेज है, अपने लिए ले लेगा, उसके बाद एक आध गो मम्मी पापा आर के लिए भी ले लेगा, फिर दोस्त भी याद आता है ना तुमको। अरे वो तो 3 पेज है, रुपया नहीं लिए, नहीं तो रुपया लेते हैं। हो गया, हल्ला किया हुआ, लॉग मिल गया सबको। सुनिए अब, ध्यान दीजिए इधर। किसी भी कैलकुलेशन का जरूरत केमिस्ट्री में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल में ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल बनाने के लिए। अदरवाइज जितना थ्योरिटिकल बात है, उस थ्योरिटिकल बात में यदि मैथमेटिकल चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो उसको हम 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। लेकिन मेन बात ये नहीं कि आप थ्योरी समझ रहे, न्यूमेरिकल भी टोटल बनना चाहिए, और उसके लिए आपको ये सब काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल तेजी से बने, इस काम के लिए आपको 2-3 चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। log 1 से लेकर log 10 तक का वैल्यू देखिए, आपके असाइनमेंट में पहला पेज पर लिखा हुआ है। वो टोटल आपको निकालने के भरोसे नहीं रहेंगे, वो याद रहना चाहिए। √2, √3, √9 तक का वैल्यू डायरेक्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसा वैल्यू है ना कि बार बार ये इक्वेशन में आता रहता है, बनता रहता है इक्वेशन। तो उसको हम कैलकुलेट करते रहें, निकालते रहें, इसमें बहुत वक्त लगता है। लेकिन जब हार्ड कैलकुलेशन आएगा, तब उसमें लॉग के बिना तो संभव ही नहीं हो पाएगा काम करना। तो चलिए उस पर हम एक एक काम करते हैं। वहाँ पर आप देखिए लॉग टेबल, लॉग जो आपको मिला है उसमें लॉगरिथम का रूल वगैरह लिखा हुआ है। उस रूल को थोड़ा साइड कीजिए, घर पर जाके उसको याद करते रहिएगा। याद है ना, आप करिएगा, घर पर जाके समझते रहिएगा। आइए हम प्रैक्टिकली सीधे वर्क करना आपको सिखाते हैं कि इस पर काम कैसे करना है। क्या हुआ, लॉग टेबल को कैसे याद करेंगे? अरे उसमें हजारों डाटा है, तुम उसको याद कर पाओगे? उस जिंदगी में नहीं याद होगा वो तो।
वो याद करने की चीज़ नहीं होती है, वो समझने की चीज़ होती है। यदि याद करने जैसा कुछ होता तो कहते याद कर लो, याद नहीं करना है। उसी को तो समझाने के लिए वो दिए, अभी अगला 3-4 दिन किस में लगेगा, समझाने में ही लगेगा। सुनिए, अब छोड़ दीजिए, आप उसको साइड कीजिए, अब यहाँ कंसंट्रेट होइए, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। और अगला सुनिए, अगला हर दिन लॉग आपके पास में होना चाहिए। आज दे दिए यहाँ पर, कल आएगा कहेगा कि सर भूल गए हैं, उठा के पटक देंगे यहीं पर, अभी बता दे रहे हैं। उस समय नौटंकी हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि आपके पास लॉग टेबल नहीं है। देखिए, जो बैरियर वगैरह रहता है हम उसको लगातार हटाते रहते हैं आपके लिए, हम आगे आगे चलते रहते हैं, रास्ता साफ करते रहते हैं, और पीछे से आप फिर उसको कॉम्प्लेक्स कीजिएगा, तब हम आपको सिस्टम से सीधे बाहर करेंगे। देखिए इधर, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल लॉग का है जो आपको समझना चाहिए। सबसे पहला, लिखना शुरू कीजिए आप हेडिंग डाल के, लॉग टेबल को साइड कीजिए, रखिए उसको साथ में रखिए, जरूरत पड़ने पर तुरंत उसको निकाल लिया जाएगा। अगला 3 दिन जबरदस्त जरूरत है उसका, लेकिन अभी 5 मिनट पहले कुछ और बात देखिए। पूरा उम्मीद है कि आप ये सब फॉर्मूला जानते होंगे कि log m इंटू एन क्या होता है। क्या होता है ये होता है log m प्लस log n। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं log 5 इंटू 6। इसको हम लिख सकते हैं log 30 भी, लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं log 5 प्लस log 6। ये सेम बात है। ये पहला रूल आपको याद रखना है। दूसरा, log m बाय n का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है log m माइनस log n। जैसे log 25/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 25 माइनस log 2। इसका दूसरा बात है, ये उतारिए। आप इसको चाहें तो 12.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये सब बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हम बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा इधर देखो तो, log 2 माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं? log, क्या लिखेंगे? क्या इसको log 0 लिखोगे? लिखोगे रे? नहीं, कभी नहीं। यह 2 नहीं है, यह log 2 है, और यह सिर्फ 2 है। log 2 का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जिसको निकालने के बाद 2 में आप घटाएंगे। हम इसलिए बता दिए ना कि यहाँ भाग दे दिया, यहाँ गुना कर दिया, तो यहाँ कहेगा घटाइयो देंगे हम, कभी जोड़ियो देगा। इसका तीसरा बात, log m का पावर n, ये होता है n इंटू log m। जो लोग 11th में यहाँ पढ़े हैं वह भी ध्यान दीजिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो जो चीज़ आप पढ़ रहे थे शाम में, उसमें अब लॉग इन करेगा। ये जब जब तक ये खत्म नहीं होगा आगे, अब आप उसमें भी कुछ समझ नहीं सकते हैं। यदि वहाँ भी आगे पढ़ाते हैं तो पहले लॉग बताना पड़ता, तभी आगे बताते। तो बढ़िया हुआ कि दोनों एक ही साथ हो गया, 12th वाला काम भी 11th वाला काम भी। log 5⁻², इसको क्या लिख सकते हैं? 2 log 5। इसका चौथा बात, log 10 का वैल्यू याद रखिएगा, ये हमेशा कितना होता है? 1। पांचवा बात, log 1 का वैल्यू 0 होता है। कैसे होता है ये सब आगे सीखेंगे निकालने के लिए, तो अपने पता चल जाएगा।
एक और बात, छठा बात को जानने से पहले कुछ और बात जानिए आप। लॉग दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है लॉग बेस 10 और एक होता है लॉग बेस ई। लॉग बेस 10 को हम लोग सिंपल लॉग कहते हैं और लॉग बेस ई को ही ना ln e कहा जाता है, ठीक है। और ln e का वैल्यू 1 होता है। कहीं भी ln e लिखा हुआ रहे ना तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। और सातवां और लास्ट बात, आप चाहें तो ln को, जैसे ये x है और x का ये क्या लिया हुआ है ln, इसको हम चाहें तो log x में बदल सकते हैं। ये 2.303 से गुना करना पड़ता है इसके लिए, यानी log x, ln x को हम log x के रूप में लिख सकते हैं। बस अंतर ये है कि ln x को log x में लिखने के लिए 2.303 से गुना कर दीजिए। कारण देखिए क्या है, आपको मैं बताता हूं। ये जो e है ना, ये e एक्सपोनेंशियल टर्म है, यह एक मैथमेटिकल सिंबल है जिसका अपना मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में। तो लॉग पर जब हम लोग काम करते हैं या किसी मैथमेटिकल इक्वेशन पर काम करते हैं तो वहां पर लॉग दो तरह से ऑपरेट होता है। एक e के टर्म में, बेस e के टर्म में, एक्सपोनेंशियल के टर्म में, और एक बेस 10 के टर्म में। बेस 10 के टर्म में होता है तो हम लोग उसको सिंपल लॉग से सॉल्व करते हैं, और जब एक्सपोनेंशियल टर्म आता है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं किस चीज से, ln से। लेकिन मान जब भी निकलता है ना तो log से निकलता है, ln से नहीं निकलता है। ln से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर ln को किस में बदल देते हैं, log में, और log से फिर हमको सिंपल आंसर आ जाता है। अभी हम बहुत सारी ऐसी भी बातें बोले हैं जो आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा, बिल्कुल दिमाग में नहीं आया होगा कि क्या है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, नाम तो जरूर सुने होंगे आप। ए जो है यह है आर्हेनियस कांस्टेंट, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। और ई जो है ना, ई कुछ है ही नहीं, ई एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा ना, ई अपने आप खत्म हो जाएगा। ई एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक मैथमेटिकल टर्म है, सॉल्व करने के साथ ही ये खत्म होगा। जैसे इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाता है, समेशन का साइन खत्म हो जाता है। वो ये एक सिंबल है, यह एक मैथमेटिकल सिंबल है जो सिर्फ इक्वेशन बना रहा है, सॉल्यूशन के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जिस इक्वेशन में ई आ गया एक्सपोनेंशियल टर्म, इसका सॉल्यूशन बिना ln के संभव ही नहीं है। आप ln के द्वारा ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिना इंटीग्रेशन पढ़े? आपको इंटीग्रेशन आया था तो नहीं आया था तो पहले इसको पढ़ लीजिए, अपने समझ जाइएगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, अभी सिर्फ आप इस 7 चीज़ पर फोकस कीजिए, जितना फॉर्मूला बताया गया है और जितना का वैल्यू बताया गया है। हम जब काम करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। सब बात ये उतना भारी नहीं है, एकदम आसान है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, इसलिए थोड़ी परेशानी होती है। क्या जी, ये सातों बात लिख चुके आप? अब इसका लेवल 1 समझिए, लॉग टेबल का लेवल 1। देखिए, इक्वेशन बनेगा ना, जैसे कल के डेट में, हाँ टाइम हो गया तो हम छुट्टी दे रहे हैं। जैसे कल के डेट में एक इक्वेशन बनेगा, लॉग के बराबर माइनस ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग है। सुनिएगा ध्यान से, क्या जरूरत है आपको लॉग का, इसको समझिए। उसी आर्हेनियस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलता है। देखिए कितनी बार लॉग का यूज हुआ है, 2 बार। मान लीजिए के का वैल्यू आपको पता है, के का वैल्यू आपको मान लीजिए दे दिया 2.432 5 या 4 समथिंग। ए का वैल्यू मान लीजिए 10 टू द पावर 5 दे दिया। अब बताइए, टी का वैल्यू दे दिया, आर का वैल्यू आप जानते हैं 8.31 होता है, एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछ रहा है। तो जब तक आप log 2.4324 का वैल्यू निकाल नहीं लेते हैं, क्या ये इक्वेशन आपसे सॉल्व होगा? रुका हुआ रह जाएगा, नहीं तो आंसर log के टर्म में आएगा, कि जो अधूरा काम माना जाएगा केमिस्ट्री में। तो अब आपको सीखना पड़ेगा कि किसी भी वैल्यू का हम log कैसे निकालते हैं। जैसे log 5.2324, इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। जस्ट लाइक ये समझ लीजिए
कि 2 × 2 कितना होता है, 4। तो आप गुना जानते हैं तो आप मान निकाल लेते हैं। उसी प्रकार लॉग इतना का वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया जाएगा। जैसे जोड़ घटाव गुना भाग सीखे हो वैसे ही लॉग सीखोगे। आई बात समझ में? लेकिन बचपन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ज़्यादा नहीं बताया जाता है। 9-10 से जरूरत पड़ता है तो थोड़ा बहुत वहाँ सुना होगा, अब ज़बरदस्त जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ पूरा का पूरा सुन ही लेंगे, समझ ही लेंगे। आइए नेक्स्ट क्लास में इसको शुरू करते हैं। आज तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, नेक्स्ट क्लास में ये बढ़िया से शुरू हो जाएगा। और सुनो, ध्यान दो इधर, अगला क्लास जो है इंपॉर्टेंट एकदम में नहीं है। 3-4 दिन छोड़ भी दोगे तो केमिस्ट्री पूरा समझ में आ जाएगा। आगे कहीं न्यूमेरिकलर तो देखोगे बस बन जाएगा, सिर्फ देखने भर से बन जाता है। बाकी आप समझदार हैं।